इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, एक इंसान अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद करने के लिए एक बैंक लोन पर साइन कर देता है। एज अ गारंटर, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, एज अ गारंटर। तो लोन था एक बी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए। ओके, साउंड्स लाइक अ डिसेंट स्टार्टअप आइडिया। राइट, सब बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक एक अनप्रेडिक्टेड डिजास्टर होता है। मधुमक्खियों में एक वायरल इन्फेक्शन फैल जाता है। ओह नो। देखते देखते सारी मधुमक्खियां मर जाती हैं। बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है। और जिसने लोन लिया था वो तो ऑब्वियसली बैंकरप्ट हो गया होगा। बिल्कुल। अब बैंक का पैसा कौन देगा? बैंक सीधे उस गारंटर के पास पहुंचता है जिसने सिर्फ भलाई करने के लिए उस पेपर पर साइन किया था। राइट, क्योंकि पेपर पे साइन तो उसी के हैं। हाँ, और गारंटर कोर्ट में जाकर कहता है कि हुजूर, ये तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। कहता है कि जब मधुमक्खियां ही नहीं बची, बिजनेस ही नहीं रहा, तो मैं पैसा कहां से दूं? मुझे इस गारंटी से आजाद किया जाए। एक आम इंसान के लॉजिक से देखें तो ये आर्ग्यूमेंट काफी वैलिड लगता है ना? लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होता पता है? क्या? कोर्ट कहता है नहीं, बैंक का पैसा तो देना पड़ेगा। वेट, रियली? पूरा पैसा? पूरा पैसा। गारंटर की सारी जिंदगी भर की सेविंग्स, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ खतरे में पड़ जाता है, सिर्फ उस एक सिग्नेचर की वजह से। वाओ, ये तो मतलब किसी हॉरर मूवी जैसा साउंड कर रहा है। अरे ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियल केस है। फ्लोरेंस मेबल आरजे वर्सेस स्टेट ऑफ केरामा। अच्छा। और ये केस दिखाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एक गारंटर यानी श्योरिटी बनना कितना बड़ा फाइनेंशियल और लीगल कमिटमेंट है। सही बात है। अक्सर लोग जब किसी के लोन पेपर्स पर श्योरिटी के तौर पर साइन करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये बस एक कैरेक्टर रेफरेंस है। राइट, लाइक बस एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, एक तरीका ये बताने का कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, ये पैसे लौटा देगा। पर असल में वो सिग्नेचर किसी बर्थडे कार्ड पर लिखी शुभकामनाएं तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। वो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी की पूरी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकता है। एग्जैक्टली। तो इस डीप डाइव में आज हम किसी आम टॉपिक पर बात नहीं कर रहे। आज का हमारा मिशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 8 के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सों को समझना। द लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी। राइट, यानी एक गारंटर की देनदारियां। ये लायबिलिटी आखिर शुरू कब होती है, इसकी लिमिट क्या है, और अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर गारंटी लेते हैं, जिन्हें को श्योरिटीज कहते हैं, हाँ, तो उस सिचुएशन में नुकसान का बंटवारा आखिर किस मैथमेटिकल लॉजिक से होता है? ये काफी डीप टॉपिक है, पर लॉ लेक्चर जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये उस लॉजिक को समझने के बारे में है जो बैंकिंग सिस्टम को जिंदा रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के सबसे पहले हिस्से से, द ट्रिगर पॉइंट। ओके। यानी एक श्योरिटी की लायबिलिटी आखिर शुरू कब होती है, जिसे कानून में कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी कहा जाता है। राइट। लेकिन इस कमेंसमेंट को समझने से पहले गेम के प्लेयर्स को पहचानना जरूरी है। हाँ, सेक्शन 126 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, यानी एक त्रिपक्षीय समझौता जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं। एग्जैक्टली। पहला होता है क्रेडिटर, जो पैसा दे रहा है, जैसे कि एक बैंक। ओके। दूसरा है प्रिंसिपल डेटा, जो पैसा उधार ले रहा है, जिसे अपना बिजनेस चलाना है। और तीसरा होता है श्योरिटी, जो उस पूरे ट्रांजैक्शन का रिस्क अपने कंधों पर लेता है। अच्छा, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी का ट्रिगर कब जपता है? राइट। क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक कॉमन सेंस अजम्पशन होता है कि अगर डेटर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक्स पहले डेटर को नोटिस भेजेगा। हाँ, फिर बैंक डेटर पर केस करेगा, प्रॉपर्टी कुर्क करेगा, और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब बैंक थक हार कर श्योरिटी के पास आएगा। एग्जैक्टली, यही लगता है ना सबको। हाँ, पर कानून का लॉजिक आम इंसान के लॉजिक से अलग चलता है। तो बिग रूल हियर इज, श्योरिटी की लायबिलिटी तभी कमेंस हो जाती है ठीक उसी सेकंड जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है। वेट, लाइक इमीडिएटली? इमीडिएटली। एक EMI मिस हुई और श्योरिटी की लायबिलिटी शुरू। ओह वाओ। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। गारंटी देना एक हवाई जहाज के बैकअप पैराशूट जैसा होता है ना? बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। एक बैकअप पैराशूट इस बात का इंतजार थोड़ी करता है कि मैं पैराशूट पहले जमीन पर गिरे, टूट जाए, फिर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। नहीं, जैसे ही मेन पैराशूट फेल होता है, बैकअप वाला ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली डिप्लॉय हो जाता है। उस बैकअप को कोई प्रायर वार्निंग नहीं मिलती। क्रेजी। और इस कॉन्सेप्ट को किसी स्पेसिफिक केस में बोला गया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस MS इंडो एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड के लैंडमार्क जजमेंट में इसे परमानेंटली क्लियर कर दिया था। उसमें क्या था? उस केस में साफ शब्दों में कहा गया था कि क्रेडिटर को यानी बैंक को ये जरूरी नहीं है कि वो पहले प्रिंसिपल डेटा पर केस करे। अच्छा।
बैंक को उसके खिलाफ सारे लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट करने की कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे ही डिफॉल्ट होता है, बैंक सीधे श्योरिटी का दरवाजा खटखटाने के लिए पूरी तरह फ्री है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या? ऐसा क्यों? कानून बैंक को इतनी पावर क्यों देता है कि वो सीधे श्योरिटी पर अटैक कर सके? देखिए, इसके पीछे का वाई समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कानून ये कह देता कि बैंक को पहले डेटा पर केस करना ही पड़ेगा, तो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम स्लो मोशन में चला जाता। एग्जैक्टली। डेटा के खिलाफ केस सालों साल चलते, बैंक का पैसा लिटिगेशन में फंसा रहता। राइट। गारंटी का तो मेन पर्पस ही यही है कि क्रेडिटर को आश्वासन मिले कि उसका पैसा सेफ है। हाँ, अगर बैंक को श्योरिटी से पैसा निकलवाने के लिए भी 10 साल लंबे कोर्ट केस का इंतजार करना पड़े, तो गारंटी पेपर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। सही बात है। इसीलिए कानून श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्शन के मामले में इमीडिएट मानता है। एक डिफॉल्ट और श्योरिटी लीगली ऑन द हुक। बिल्कुल। तो यहां से हम अपने अगले मेजर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। राइट। चलिए, मान लिया कि लायबिलिटी तुरंत शुरू हो गई, लेकिन ये लायबिलिटी है कितनी बड़ी? इस पानी की गहराई आखिर कितनी है? जिसे सेक्शन 128 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 128 एक बहुत ही सिंपल लेकिन खतरनाक फ्रेज का इस्तेमाल करता है। क्या है वो फ्रेज? को एक्सटेंसिव लायबिलिटी। को एक्सटेंसिव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि श्योरिटी की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के बिल्कुल बराबर यानी को एक्सटेंसिव होती है। एक मिरर इमेज की तरह। एग्जैक्टली, एक परफेक्ट मिरर इमेज। अगर डेटर को 10 लाख रुपए देने थे तो श्योरिटी को भी 10 लाख रुपए देने होंगे। पर वेट, बात यहाँ खत्म नहीं होती है ना? क्योंकि को एक्सटेंसिव का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो उस पर लेट पेमेंट पेनल्टीज लगती हैं, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। और बैंक उस रिकवरी के लिए वकील हायर करता है, जिसका लीगल कॉस्ट भी जुड़ जाता है। हाँ, एक छोटा सा लोन कंपाउंड इंटरेस्ट और पेनल्टी फीस के बाद बहुत बड़ा रूप ले सकता है, और श्योरिटी उस बढ़े हुए पूरे अमाउंट के लिए लीगली लायबल होता है। वाओ! इसी जगह पर वापस उस मधुमक्खी वाले केस यानी फ्लोरेंस मेबल वाले केस को याद करना जरूरी हो जाता है। राइट, जहां नेचुरल कॉजेज की वजह से बिजनेस फेल हुआ था, फिर भी श्योरिटी को पैसा देना पड़ा। क्योंकि श्योरिटी की एब्सोल्यूट लायबिलिटी बैंक को रिस्क फ्री रखने के लिए ही डिजाइन की गई है। अगर श्योरिटी ऐसी दलीलें देकर बचने लगे कि डेटर की किस्मत खराब थी या मार्केट क्रैश हो गया, तो बैंक्स लोन देना ही बंद कर देंगे। बैंक्स गारंटी इसीलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें अनप्रेडिक्टेड डिजास्टर से सुरक्षा चाहिए होती है। सही बात है, श्योरिटी बैंक को यही सुरक्षा तो बेच रहा होता है। हाँ, तो जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है, श्योरिटी का काम है उस इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करना। तो क्या एक श्योरिटी बनने का मतलब अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से ओपन एंडेड रिस्क में डाल देना है? नहीं नहीं, क्या इस अनलिमिटेड रिस्क से बचने का कोई रास्ता नहीं है? है ना। यहाँ आकर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। सेक्शन 128 का पूरा टेक्स्ट अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक एक्सेप्शन छुपा है। कैसा एक्सेप्शन? उसमें लिखा है को एक्सटेंसिव लायबिलिटी अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ओह, ये छोटी सी लाइन तो एक श्योरिटी के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो उस वक्त श्योरिटी अपनी टर्म्स सेट कर सकता है। मतलब वो फॉर्म पर एक लिमिट या कैप लगा सकता है। एग्जैक्टली। एक शर्त जिसमें लिखा हो कि मैं इस लोन की गारंटी लेता तो हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी किसी भी हालत में सिर्फ 50,000 रुपए तक ही सीमित रहेगी। क्या इस सेफ्टी वाल्व का कोई केस है हमारे पास? हाँ, यार्लागड्डा बोपन्ना का केस इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उसमें क्या हुआ था? इस मामले में श्योरिटी ने बहुत समझदारी दिखाते हुए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि उसकी लायबिलिटी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा। जब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया और मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट की फाइनल डिग्री का अमाउंट 15,000 से कहीं ज्यादा निकला। तो क्रेडिटर ने तो पूरा पैसा मांगा होगा श्योरिटी से। मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कानून की इस एक्सेप्शन को अपहोल्ड किया और फैसला सुनाया कि श्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए देने के लिए बाध्य है। वाह! मतलब एक बार जो कैप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर बन जाता है। सही। इसलिए जब भी कोई गारंटी लेने का बड़ा फैसला करता है तो एक स्पेसिफिक मॉनेटरी कैप लगाना उसका सबसे बड़ा शील्ड हो सकता है। अब तक हमने देखा कि श्योरिटी की लायबिलिटी का ट्रिगर कब दबता है और लायबिलिटी कितनी बड़ी हो सकती है। हाँ, ये दोनों ही चीजें क्रेडिटर यानी बैंक के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई लगती हैं। लेकिन कानून हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हर कहानी में एक प्लॉट ट्विस्ट होता है। और इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट कहाँ है? वो छुपा है सेक्शन 133 में, जिसे वेरिएंस इन टर्म्स कहा जाता है।
यहां आकर कानून श्योरिटी को एक बहुत ही ताकतवर सुरक्षा कवच देता है। सेक्शन 133 ये क्या कहता है? ये क्लियर करता है कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिलकर श्योरिटी की जानकारी और सहमति के बिना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कोई भी बदलाव करते हैं तो क्या होगा? तो वो श्योरिटी फ्यूचर के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज या मुक्त हो जाता है। ओ, मतलब पूरी तरह आजाद? पूरी तरह। इस कंसेप्ट का लॉजिक क्रिस्टल क्लियर है। जब कोई व्यक्ति किसी रिस्क की गारंटी लेता है तो वो उस वक्त के स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस को असेस करके हाँ बोलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बदल दिए जाएं तो असल में वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्जैक्टली। और श्योरिटी ने उस नए कॉन्ट्रैक्ट के रिस्क को असेस तो किया ही नहीं। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मैंने किसी पहचान वाले के लिए एक हैचबैक कार के लोन की गारंटी दी। ओके। मुझे पता था कि छोटी गाड़ी है, ईएमआई कम आएगी, रिस्क लो है। राइट। लेकिन गारंटी साइन होने के महीनों बाद बैंक और उस आदमी ने सीक्रेट मीटिंग करके उस लोन को एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार में अपग्रेड कर दिया। बिना आपको बताए? हाँ, बिना मुझे बताए। ईएमआई डबल हो गई। अब अगर वो डिफॉल्ट करता है तो क्या मैं उस एक्सपेंसिव गाड़ी का पैसा भरने के लिए लायबल हूं? बिल्कुल नहीं। कानून कहेगा कि गारंटी एक हैचबैक के लिए थी, स्पोर्ट्स कार के लिए नहीं। रिस्क प्रोफाइल पूरी तरह से बदल गया था। और वो भी मुझे बताए बिना। इसीलिए गाड़ी अपग्रेड होते ही आप अपनी हर जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो गए। इस एनालॉजी का कोई रियल लाइफ लीगल केस है? हाँ, बॉर्डनर वर्सेस मैकडोनल्ड का फेमस केस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा। इस क्लासिक केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने एक बैंक मैनेजर के अच्छे बर्ताव और ईमानदारी के लिए श्योरिटी दी थी। ओके। जब श्योरिटी साइन की गई तो वो बैंक मैनेजर एक फिक्स सैलरी पर काम कर रहा था। गारंटर को लगा कि हाँ ठीक है, फिक्स सैलरी वाला एम्प्लॉई है, गबन करने का रिस्क कम है। मेक सेंस। लेकिन कुछ समय बाद बैंक और उस मैनेजर ने आपस में एक डील की। बैंक ने उसकी फिक्स सैलरी काफी कम कर दी और उसके बदले में एक कमीशन मॉडल शुरू कर दिया। वेट, कमीशन कैसा? शर्त ये थी कि बैंक के क्लाइंट्स को जो भी ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा और उस पर बैंक को जो नुकसान होगा उसका 1/4 हिस्सा अब उस मैनेजर को अपनी जेब से भरना होगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। एग्जैक्टली। इसने मैनेजर के रिस्क प्रोफाइल को पूरी तरह फ्लिप कर दिया था। जो मैनेजर पहले एक सेफ सैलरीड एम्प्लॉय था, अब वो बैंक के बिजनेस रिस्क का पार्टनर बन चुका था। और फिर टारगेट पूरे करने का प्रेशर आया होगा। हाँ, और उस प्रेशर में मैनेजर ने गबन यानी पैसों की हेराफेरी कर दी। ओह मैन। बैंक को नुकसान हुआ और बैंक ने सीधे श्योरिटी पर केस ठोक दिया। लेकिन कोर्ट ने तो श्योरिटी को बचा लिया होगा। बिल्कुल, कोर्ट ने श्योरिटी के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने वैलिड रीजनिंग दी कि जिस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड सैलरी रिस्क पर श्योरिटी ने गारंटी दी थी, बैंक ने बिना बताए उसे एक हाई स्टेक कमीशन गेम में बदल दिया था। राइट, ओरिजिनल टर्म्स वेरी कर दिए गए थे। इसलिए श्योरिटी को इस नए रिस्क का बोझ उठाने के लिए लीगली बाध्य नहीं किया जा सकता। श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। क्या दिलचस्प बात है कानून में। अगर दोनों पार्टीज टर्म्स बदलती हैं तो श्योरिटी आजाद हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वो बदलाव किसी तरह से श्योरिटी के फायदे के लिए भी लगला हो, लेकिन बिना कंसेंट के किया गया हो, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्चार्ज माना जाता है। मतलब कंसेंट के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल सही। चलिए इस इंडिविजुअल लायबिलिटी की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। रियल वर्ल्ड में, खास तौर पर बड़े कॉर्पोरेट लोन्स में, रिस्क इतना मैसिव होता है कि कोई एक अकेला व्यक्ति गारंटी नहीं लेता। राइट, लोग टीम बनाते हैं। हाँ, 2-3 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर लोन की गारंटी लेते हैं, जिन्हें को-श्योरिटीज कहा जाता है। यहाँ पूरा सीन एक फेलोशिप जैसा हो जाता है, जहां बोझ सब मिलकर उठाते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में डिफॉल्ट होता है तो ये नुकसान इस टीम के मेंबर्स आपस में बढ़ते कैसे हैं? यहाँ कोई दोस्ती यारी काम नहीं आती। इस बंटवारे के पीछे एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो सेक्शंस 146 और 147 में दिया गया है। हाँ, सबसे पहले आते हैं सेक्शन 146 पर, जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। काफी सिंपल है। अगर 3 को श्योरिटीज मिलकर 30,000 रुपए की गारंटी लेते हैं और आपस में कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है और डिफॉल्ट हो जाता है 30,000 का, तो तीनों इक्वल हिस्से में नुकसान की भरपाई करेंगे। यानी हर एक श्योरिटी ठीक 10,000 रुपए देगा। बराबर का रिस्क, बराबर का नुकसान। राइट। लेकिन असली दिमागी कसरत तब शुरू होती है जब हम सेक्शन 147 पर आते हैं, जिसे डिफरेंट लिमिट्स कहा जाता है। क्योंकि रियल लाइफ में हर श्योरिटी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अलग होती है ना। एग्जैक्टली। तो जब को श्योरिटीज गारंटी लेते हैं, वो अपनी अलग-अलग लिमिट्स सेट कर सकते हैं। ओके, इसका एक मैथ एग्जांपल देते हैं। हाँ। मान लीजिए 3 को श्योरिटीज हैं, ए, बी और सी। ओके।
ने अपनी लिमिट रखी मैक्सिमम 10,000, ठीक बी ने लिमिट रखी 20,000 और सी जो शायद सबसे अमीर है उसने रखी 40,000। ठीक है, 10K, 20K और 40K। अब प्रिंसिपल डेटर ठीक 30,000 रुपए का डिफॉल्ट कर देता है, तो आम लॉजिक क्या कहेगा? आम लॉजिक कहेगा कि नुकसान को इनकी लिमिट्स के रेशियो यानी अनुपात में बांटना चाहिए। जिसकी लिमिट बड़ी वो ज्यादा पैसा दे। लेकिन कानून इस रेशियो वाले लॉजिक को रिजेक्ट कर देता है ना? पूरी तरह। सेक्शन 147 कहता है कि को-सियोरिटीज नुकसान को तब तक आपस में बराबर बांटेंगे जब तक कि उनमें से किसी एक की इंडिविजुअल लिमिट पूरी तरह एग्जॉस्ट ना हो जाए। वेट, जरा इस मैथ को ध्यान से समझते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट हुआ है 30,000 का। हाँ, तो सबसे पहले 30,000 को तीनों में बराबर बांटा जाएगा। यानी 10,000 रुपए हर एक के हिस्से में आएंगे। हाँ, राइट। अब चेक करते हैं क्या ये अमाउंट सबकी लिमिट के अंदर है। एक ही मैक्सिमम लिमिट ही 10,000 थी, तो उसने अपनी मैक्सिमम पे कर दी। और बी और सी की लिमिट 20 और 40,000 थी। तो 10,000 देना उनकी कैपेसिटी के अंदर आता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 30,000 के नुकसान में ए, बी और सी तीनों ने 10-10 और 10 कंट्रीब्यूट किया। रेशियो का तो कोई काम ही नहीं आया। बिल्कुल नहीं। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझाता हूँ। ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे दोस्तों का एक ग्रुप रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है। जब बिल आता है तो रूल ये होता है कि बिल सब में इक्वल बांटा जाएगा। राइट। वो बिल को तब तक बराबर बांटते हैं जब तक कि उस ग्रुप के सबसे गरीब दोस्त के बटुए के सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते। फिर बचा हुआ बिल अमीर दोस्त बांट लेते हैं। परफेक्ट एनालॉजी है। चलिए इसे एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए कि डिफॉल्ट 40,000 रुपए का हो गया। लिमिट्स वही हैं, ए की 10 के, बी की 20 के, सी की 40 के। इस सिचुएशन में सबसे पहले 40,000 को 3 लोगों में इक्वली बांटने की कोशिश की जाएगी। 40,000 डिवाइडेड बाय 3 होता है लगभग 13,333 रुपए। लेकिन रुकिए, श्योरिटी ए की टोटल लिमिट तो सिर्फ 10,000 रुपए है। एग्जैक्टली। कानून ए को उसकी मैक्सिमम कैप से 1 रुपया भी ज्यादा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो श्योरिटी ए अपने 10,000 देगा और कैलकुलेशन से बाहर निकल जाएगा। उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब डिफॉल्ट था 40,000 का, ए ने दिए 10,000, बचा कितना? 30,000 रुपए। अब इस 30,000 को बी और सी में बराबर बांट दिया जाएगा। हाँ, 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 1,500 रुपीज ईच। और क्या 15,000 बी की 20,000 लिमिट और सी की 40,000 लिमिट के अंदर आता है? बिल्कुल आता है। तो फाइनल कैलकुलेशन में ए ने दिए 10,000, बी ने दिए 15,000 और सी ने भी दिए 15,000। टोटल हो गया 40,000। वाओ। सी की लिमिट भले ही बी से डबल थी, लेकिन उन दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि लॉ इक्विटी एंड जस्टिस पर आधारित है। को-श्योरिटीशिप ये मानती है कि सारे गारंटर्स एक ही नाव से सवार हैं। बोझ सबको इक्वली उठाना चाहिए जब तक किसी एक की कैपेसिटी खत्म ना हो जाए। सही कहा। तो आज हमने गारंटी के इस डीप डाइव में काफी कुछ अनपैक किया। कॉमन्स देखी, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी देखी, एक्सेप्शंस देखे और सेक्शन 133 का वो अहम कवच देखा जो वेरिएंस आने पर श्योरिटी को बचा लेता है। राइट। अब रैप अप करने से पहले एक ऐसा थॉट उठाते हैं जो किसी को भी गारंटी पेपर पर साइन करने से पहले सोचना चाहिए। सेक्शन 140, राइट ऑफ सब्रोगेशन। एग्जैक्टली। ये कहता है कि जब एक श्योरिटी अपनी जेब से बैंक को उधार चुका देता है तो वो लीगली बैंक के जूते में आ जाता है। He steps into the shoes of the creditor. इसका फायदा ये लगता है कि बैंक के पास जो भी कोलैटरल या प्रॉपर्टी गिरवी थी वो अब श्योरिटी की हो जाएगी। एक ब्रह्मास्त्र लगता है सुनने में कि चलो कुछ तो वापस मिलेगा। लेकिन जरा ठहरिए, क्या होगा अगर बैंक ने जो कोलैटरल लिया था वो कोई हाईली वॉलेटाइल एसेट हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या किसी रिस्की कंपनी के शेयर्स? हाँ, अब सोचिए मार्केट गिर रही है, बैंक तो स्मार्ट है, वो डिफॉल्ट का खतरा देखते ही तुरंत श्योरिटी से कैश मांग लेता है और अपना 100% प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैश में सिक्योर कर लेता है। और श्योरिटी प्राउडली सब्रोगेशन के तहत क्रेडिटर के शूज में आता है। पर उसे मिला क्या? एक ऐसी क्रिप्टो जिसकी मार्केट वैल्यू लगातार 0 हो रही है। एग्जैक्टली। श्योरिटी अनजाने में उसी भयानक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब का अकेला वारिस बन जाता है जिसे बैंक डर कर भाग निकला था। ये एक चिलिंग रियलिटी है। राइट ऑफ सब्रोगेशन आपको सिर्फ वो एसेट दिला सकता है, एसेट की वैल्यू की गारंटी नहीं दे सकता। अगर एसेट बर्बाद हो चुका है तो श्योरिटी का पैसा भी परमानेंटली बर्बाद हो गया। बिल्कुल। इसीलिए जब कोई कहे कि बस एक छोटा सा साइन कर दो, प्रॉपर्टी तो बैंक के पास है ही, तो दिमाग में एक रेड लाइट जलनी चाहिए। एनालाइज करना चाहिए कि वो सब्रोगेशन का एसेट असल में एक एसेट है या एक जहरीली देनदारी। सही बात है। इस डीप डाइव को यहीं संपन्न करते हैं। कानून की इन्हीं बारीकियों को समझने से ही हम बड़ी भूलों से बच सकते हैं।
जुड़े रहें ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग जानकारियों के लिए। कीप डाइविंग डीप।